तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगती है मंगोलपुरी और ये कहानी इसी साल के, इसी महीने के, इसी हफ्ते की है। दरअसल मंगोलपुरी में एक सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में आम दिन की तरह एक दिन था। अब सारी चीज़ें तो ठीक चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक आदमी इस सब्जी मंडी की भीड़ को चीरता हुआ तेजी से भाग रहा है। अब वो आदमी भाग रहा है, उसके पीछे कुछ वर्दी पहने हुए पुलिस के जवान दौड़ रहे हैं। अब लोग जब ये चीज़ देखते हैं, ये मंजर देखते हैं, तो देखते ही देखते साइड होने लगते हैं। अब आदमी थोड़ी दूर तक दौड़ता है, लेकिन अब जो वर्दीधारी पुलिस वाले थे इस आदमी को घेरते हैं। घेरने के बाद पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब आदमी जब देखता है वो पूरी तरह घिर चुका है, तो फिर ईंट से, पत्थर से और आसपास जो भी चीज़ें उसे मिलती हैं, इन सारी चीज़ों से अब वो पुलिस वालों पे हमला कर देता है। पुलिस वालों पे हमला करता है। पुलिस वाले भी अपना बचाव करते हैं, लेकिन पकड़ना भी था तो जैसे तैसे करके, कड़ी मशक्क़त करके इस आदमी को पकड़ते हैं। इसके ऊपर काबू पाते हैं और काबू पाने के बाद ना इसको मारते हैं ना इसको पीटते हैं। महज एक शब्द बोलते हैं और कहते हैं कि चलिए दीपक जी, 2.5 साल से ये चूहे बिल्ली की जो रेस हो रही थी, आज इसको ख़त्म करते हैं और आपको जहाँ होना चाहिए आपको वहाँ लेके चलते हैं। अब पुलिस वाले इस आदमी को गाड़ी में लेके चले जाते हैं। देखने वाले देखते रह जाते हैं। ना किसी को कुछ पता चलता है कि क्या हुआ, ना ही किसी को कोई जानकारी है कि ये जाने वाला कौन है और पुलिस वाले इसको क्यों लेके गए, इस तरह की रेस क्यों हो रही थी। अब इसी के साथ जब लोगों में कौतूहल मचा और लोग इस बात की जड़ तक गए, तो फिर एक 13 साल पहले एक घटना निकल के सामने आई। दरअसल जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा उसका नाम दीपक मलिक था। और इस कहानी को जानने के लिए आपको पीछे जाना होगा साल 2009 में। दीपक मलिक इसी दिल्ली के मंगोलपुरी में आर ब्लॉक में रहने वाला एक लड़का, लगभग 23-24 साल इसकी उम्र। साल 2009 था तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा सारी चीज़ें भी नहीं। 9वीं तक पढ़ाई की और पढ़ाई में इसका मन नहीं लगा तो फिर पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद फिर जाता है एक दुकान पे ये बाकायदा मोटर का और बिजली का ये सारा काम सीखता है। पिता भी छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, घर में ज़्यादा पैसे हैं नहीं, ऊपर से ये भी पढ़ा लिखा नहीं। अब इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता है और कहीं कहीं जाके किसी किसी के घर में कोई चीज़ बनाता, कोई काम करता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उसी पैसे से अपने घर का खर्च चलाता और इसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल, ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा और दीपक, अभी इसकी उम्र महज 24 साल, मानो एक जवानी की दहलीज पे इसने कदम ही रखा था। किसी बीच इसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है। अब लड़की आती है, लड़की से फिर धीरे धीरे बातचीत होती है। बातचीत फिर वही धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अब दीपक उस लड़की को बेहद प्यार करता, वो लड़की भी इसको बेहद प्यार करती। दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन मिलते, आए दिन अलग अलग जगहों पे जाते, घूमते फिरते। जो कुछ पैसे इसके पास थे, ये पैसे जो भी कमाता पूरे दिन में, उन पैसों को ये अपनी उस गर्लफ्रेंड पे खर्च करता। गर्लफ्रेंड भी थोड़े टाइम तक इससे खुश रहती है, लेकिन अब दिल्ली में कम पैसों में गुजारा करना, वो भी गर्लफ्रेंड के साथ, कहीं ना कहीं ये बात धीरे धीरे इम्पॉसिबल होती गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी डिमांड्स जब बढ़ने लगी, तब इसे लगा कि अब इस हिसाब से तो पैसे का जो काम है, इस काम से तो अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड्स पूरी नहीं की जा सकती। अब गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार भी था, गर्लफ्रेंड को छोड़ भी नहीं सकता था, उसके दूर जाने के ख्याल से डर भी लगता था। अब गर्लफ्रेंड थी कि उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। अब दीपक अजब मुसीबत में फंसता है, सोचता है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहाँ से पैसे आए। अब इसके बाद ये थोड़े बहुत गलत काम करना शुरू करता है। कहीं कुछ फ्रॉडजरी कर लेता, कहीं किसी को लूट लेता, कहीं थोड़े बहुत पैसे उधर उधर कर लेता। लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी थी। इधर दुनिया महंगाई की तरफ भी बढ़ रही थी, गर्लफ्रेंड की डिमांड्स, खुद के खर्चे, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी। गर्लफ्रेंड को ये चीज़ कहती तो ये मना भी नहीं कर पाता कि नहीं ला पाऊँगा, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। जो भी वो कहती ये फिर कहता कि ठीक है, चाहे जहाँ से मैं ला के दूँगा। शुरुआत में फिर इसने दोस्तों से उधार लेना शुरू किया, लेकिन एक टाइम के बाद जब पैसे नहीं लौटा पाए तो दोस्तों ने भी उधार देना बंद किया। अब शुरुआत में चूँकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड की सारी डिमांड पूरी की थी, तो गर्लफ्रेंड भी अब बढ़ा के इससे डिमांड करती, अलग अलग चीज़ें करती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए।
मुझे आईफोन चाहिए, मुझे इस तरह की मेकअप एक्सेसरीज चाहिए और तमाम तरह की बातें। अब ये जब गर्लफ्रेंड कहती है तो ये कहता है कि ठीक है मैं ला के दूँगा, चाहे जहाँ से ला के दूँगा। अब जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड भी बनानी थी और गर्लफ्रेंड का खर्चा भी उठाना था। थोड़े टाइम तक तो चीज़ें ठीक ठाक चली, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों ने उधार देना बंद किया, जैसे जैसे इसको अलग बगल से जो भी पैसे मिलते थे वो बंद हुए। अब गर्लफ्रेंड का चक्कर था तो फिर ये काम पे भी उस हिसाब से नहीं जाता था, इसका मन भी नहीं लगता था। तो फिर इसे लगा कि अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना होगा। अब सही तरीके से सही काम करके, इज्जत की नौकरी करके तो उस हिसाब से पैसे भी नहीं आ सकते थे। लिहाजा अब जो चारा बचा वो कोई गलत काम था। अब ये और इसके कुछ दोस्त आपस में बैठते हैं। सारे लोग इसके ही जैसे थे, सब पैसे से परेशान थे, काम करना नहीं चाहते थे, मेहनत करना नहीं चाहते थे, पढ़ाई लिखाई थी नहीं। अब बैठते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, कहाँ से पैसे आए। अब कोई कुछ और आइडिया देता है, कोई कुछ और आइडिया देता है, कोई चोरी का आइडिया देता है, कोई डकैती का आइडिया देता है। लेकिन इन सारे आइडियाज़ में चोरी करने जाए तो भी पकड़े जाने का रिस्क, डकैती डालने जाए तो भी पकड़े जाने का रिस्क। लिहाजा कुछ ऐसा प्लान होता है जिससे पैसा जो है आसानी से मिल जाए, एक मोटी रकम मिल जाए और ना ही नाम आए, ना ही पकड़े जाने की कहीं संभावना हो, ना ही कोई देख पाए, ना कोई चश्मदीद हो। अब फिर प्लान किया जाता है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसमें न नाम आए न पकड़े जाएं। तो फिर दिमाग में आता है कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं। किसी को किडनैप कर लेंगे, किडनैप करने के बाद फिरौती की रकम मांगेंगे। अब आज से अगर आप 13-14 साल पहले जाइए, साल 2009-10 में, तो ना ही उस हिसाब से टेक्नोलॉजी थी, ना ही उस हिसाब से चीज़ें थी जैसे आज सारी चीज़ें हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, तुरंत ही डॉग स्क्वाड पहुंच जाती है, FSL SFL सारी टीमें पहुंच जाती हैं। 2010 में ना ही इतनी हमारे देश में हाईटेक चीज़ें थी, ना ही उस हिसाब से पुलिस वाले तैनात रहते थे। मामला बड़ा लेट लटकता भी था और ख़ासकर अपहरण वगैरह तो आए दिन होते थे। लिहाजा जो सबसे सरल लगा वो था अपहरण करना। चलो अब ये भी प्लान बन गया कि अपहरण करना है, लेकिन अब अपहरण करना किसका है? आखिर कोई तो हो जो सीधा साधा हो और पैसे भी दे दे और पुलिस और इन सारी चीज़ों में नाम भी ना आए। तब जाके अब सारे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कितने पैसे दे सकता है, किसको अपहरण करने में रिस्क ज़्यादा नहीं है, किसको करने में आसानी से हम कर लेंगे, फंसेंगे नहीं। तो सारी चीज़ें प्लान करते करते फाइनली एक आदमी था, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, श्रीमल, रोहिणी का रहने वाला। प्लान बनता है कि उसके बेटे को किडनैप करना है। चूँकि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, सीधा साधा आदमी है, पैसे भी दे देगा और पैसे देने के बाद न पुलिस कंप्लेन करेगा ना ही कुछ करेगा। अब प्लान बनता है और प्लान बनने के साथ साथ साल 2009 के आखिरी महीने में इस श्रीमल डॉक्टर के लड़के को उठा लिया जाता है। अब ये 5 लोग टोटल थे, एक दीपक था, उसके 4 साथी थे। ये 5 लोग मिल के उसका किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद फिर उसके पिता यानी श्रीमल को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि आपका जो लड़का है वो हमारे कब्ज़े में है और उसकी सलामती, उसकी सहूलियत आप चाहते हैं तो 20 लाख रुपए हमारे बताए हुए पते पे पहुंचा दीजिए। बाकायदा फिल्मी अंदाज में 24 घंटे का इन्होंने टाइम दिया। टाइम देने के बाद फिर ये वेट करते हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और 20 लाख रुपए, वो भी साल 2009-10 के ज़माने में, इतनी बड़ी रकम वो आदमी अब कहाँ से मैनेज करे, कैसे करे, क्या करे। आदमी कहता है कि भैया मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊँगा, आप कुछ कम बताइए। लेकिन अब चूँकि इन्हें लगता है कि कोई बड़ा आसामी हाथ लगा है, अब चाहे जैसे पैसे देगा, तो फिर 20 लाख रुपए पे ये डट जाते हैं और कहते हैं कि 20 लाख रुपए ही चाहिए। अब आपस में कई दिनों तक बात होती है, काफ़ी बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश होती है, लेकिन अब 20 लाख रुपए जब वो आदमी देने में असमर्थ होता है तो फिर काफ़ी दिनों तक ये लोग वेट करते हैं और इधर मामला भी पुलिस में चला जाता है। वो आदमी पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि कोई है, मेरे बेटे को उठा लिया है और पैसे की डिमांड कर रहा है। अब इन्हें लगता है ये तो गजब मुसीबत हुई। अब चूँकि जिस लड़के को इन्होंने उठाया था उस लड़के ने इनकी फ़ोटोज़ और इनको सामने से देख लिया था, तो बाद में वो पहचान कर सकता था और अब पैसे मिलने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। तब जाके इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कि अगर इस लड़के को छोड़ा तो ये जाएगा, जाने के बाद फिर हम लोगों की पहचान कर देगा, हम लोग फंस जाएंगे।
5 दिसंबर साल 2010 को ये लोग यानी दीपक और इसके 4 साथी उस लड़के को मार के हरियाणा के करनाल में एक जगह है धरौड़ा, उसी धरौड़ा में ले जाके फेंक देते हैं। अब शुरुआत हुई थी पैसे कमाने से, उसके बाद फिर इन्होंने अपहरण किया, अपहरण के बाद इन्होंने मर्डर किया। अब धीरे धीरे ये मामला पुलिस में भी गया, उस लड़के को मार के फेंक दिया गया। अब पुलिस वाले इनको पकड़ने के लिए अपनी टीम एक्टिव करते हैं। अब चूँकि ये कोई पेशेवर क्रिमिनल तो थे नहीं, ना ही इतना अनुभव था कि कैसे भागा जाएगा, कैसे छिपा जाएगा, तो पुलिस वाले अपनी टीम का सहारा लेते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं और अंत में जिस नंबर से इन्होंने फ़ोन किया था उस नंबर के सहारे फिर धीरे धीरे करके ही सही इनको ट्रैक करते हैं। और ट्रैक करने के बाद इनको कुछ महीने बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ट्रैक करने का भी जो सिलसिला था वो बड़ा मज़ेदार था। जैसे आज का टाइम है तो आज हम लोगों को पता है कि मोबाइल से हमको ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन साल 9 और साल 2010 में तो इस हिसाब से ना किसी को आइडिया था, ना ही इतनी जानकारी थी, ना ही सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे हम ऐसी चीज़ों को जानते थे। लिहाजा बाकायदा उसी मोबाइल से ये लोग घूम रहे थे, तो आराम से इनको 1 महीने में ट्रैक किया गया। उसके बाद इनको पकड़ा गया। अब पकड़ा गया और सारे सबूत इनके खिलाफ पहले से ही थे। तो फिर मामला जब लोअर कोर्ट में गया तो लोअर कोर्ट में इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब साल 2010 में ये मामला शुरू हुआ था, 2011 आते आते इनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। सज़ा होने के बाद फिर ये जेल चले गए। अब समय बीतता गया, बाकायदा ये जेल में रहते, इनके परिवार वाले और बाकी लोग मिलने आते। थोड़े टाइम तक तो गर्लफ्रेंड भी शायद मिलने आई, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो वो भी आना बंद हो गई। अब ये जेल में बाकायदा रहते हैं और धीरे धीरे साल गुजर जाता है और आ जाता है साल 2019। साल 2019 आता है। आने के बाद फिर एक महामारी भी अपने साथ लाता है, कोविड का काल आता है। अब कोविड आता है तो फिर ऐसे अपराधी जो बहुत पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, जिनसे कोई देश को खतरा नहीं था, ये फैसला हुआ कि ऐसे अपराधियों को छोड़ा जाए, वो लोग अपने घर पे जाएं, पैरोल पे बाहर निकले। बाद में जब ये महामारी ख़त्म होगी तो वापस बुला लिया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश की हालत है, अगर कोई अच्छा खासा पैसे वाला है तो 48 की बैरक में उसे अकेला रखा जाता है, तो बाकी जो 47 बचे उनको फिर उसी 48 वाले एक बैरक में अलग से ठूंस दिया जाता है। तो 48 या 50 की संख्या में लगभग 100 लोग रहते हैं। और ऐसे ऐसे अगर 2-3 वीआईपीओं को ऐसी सुविधा मिल गई तो फिर आप मान के चलिए कि 50 की बैरक में लगभग 100 कैदी, 150 कैदी ठूंस दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से महामारी, कोरोना, ये सारी चीज़ें फैलने की जो संभावना थी साल 2019-20 में ज़्यादा थी, तो फिर पैरोल हुआ और इसी पैरोल पे 17 अगस्त साल 2020 को दीपक भी छूट गया। अब दीपक छूटा तो छूटने के बाद फ़ौरन घर आया, घर पे अपने माँ बाप से मिला, अपने दोस्तों से मिला। लेकिन अब जिसके लिए इसने ये सारी चीज़ें की, जिसके लिए इसने इतना रिस्क लिया, जिसके लिए किडनैपिंग की, जिसके लिए कत्ल किया, जिसके पीछे इतने पैसे उड़ाए, आखिर वो गर्लफ्रेंड कहाँ गई? अब दीपक जाता है उसको खोजने के लिए। उसके घर के आसपास जहाँ वो रहता है, वो रहती थी, वहाँ पे चक्कर लगाता है, उसके दोस्तों से कांटेक्ट करता है, उसको फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ। इसे लगता है कि हो सकता है समय बीत गया, नंबर वगैरह बदल गया हो। अब इसके बाद ये फिर काफ़ी टाइम तक पता करता है, लेकिन कहीं से भी इसकी गर्लफ्रेंड का कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये परेशान होता है, बदहवास इधर से उधर अपनी गर्लफ्रेंड को खोज रहा है। अगस्त में ये बाहर आया था, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया और नवंबर में जाके इसे पता चला कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने किसी और से शादी कर ली। अब ये बात जब इसे पता चली कि जिस लड़की के लिए इसने इतना सेक्रीफाइस किया उसने किसी और से शादी कर ली, मतलब एक तरह से इसकी पीठ में छुरा भोंका, इसको प्यार में धोखा दिया। और तमाम जो भाई सारी चीज़ें होती हैं, प्यार करने वालों के दिमाग में जो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे ख्याल, वो सारी फीलिंग इसके दिमाग में बाकायदा आती हैं कि किस हिसाब से उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, किस हिसाब से मुझे चीट किया। अब इसके बाद फिर ये अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए प्लान करने लगता है। अब प्लान करता है, लेकिन प्लान करने के लिए उस गर्लफ्रेंड से मिलना, उस गर्लफ्रेंड से बात करना भी ज़रूरी था। लिहाजा ये कड़ी मशक्क़त करता है, सोशल मीडिया से लेके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अलग अलग दोस्तों से कांटेक्ट करके जैसे तैसे करके उसका नंबर निकालता है। निकालने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद बताता है कि मैं दीपक बोल रहा हूँ, दीपक मलिक।
दीपक मलिक बोल रहा हूँ, और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने शादी क्यों की, ये सारे सवाल ये पूछता है। तो उस पर वो महिला या फिर वो लड़की जो थी उसने बस एक जवाब दिया कि दीपक, जब हम तुम प्यार करते थे उस टाइम तुम्हारी उम्र 24 साल थी, और अगर आज अपनी एज देखो तो 37 साल। अब कोरोना था तो तुम बाहर आ गए, वरना तुम बाहर भी ना आते तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करती। अब लड़की ने तो बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इसको लगा कि एक लड़की जिसके लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें की, इतना सेक्रीफाइस की, क्या वो पूरी ज़िंदगी मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अब यहीं से इसके दिमाग में पाप बैठ जाता है। अब ये प्लान करता है, प्लान करने के साथ साथ फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि अच्छा एक काम करो, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, इतना प्यार हम दोनों के बीच था, कम से कम एक बार तुमको देख लूँ। काफ़ी मान मनोबल करता है। तो फिर अंत में वो लड़की कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, कहाँ आना है और कहाँ मिलना है। अब इस पे दीपक कहता है कि एक काम करो, तुम किसी होटल पे आ जाओ। अब वो महिला कहती है कि यार मैं शादीशुदा हूँ, इस हिसाब से तुमसे मिलने होटल पे आऊँ, एक काम करो कहीं पार्क में, कहीं रेस्टोरेंट में मिल लो। उस पर ये आदमी कहता है कि देखो तुम शादीशुदा हो, अगर तुम पार्क में मिलोगी, किसी होटल में मिलोगी, तो हो सकता है तुम्हें कोई देख ले, तुम्हारे ससुराल पे बता दे, या फिर तुम्हारे मायके तक ये खबर जाए, तो तुम्हारे रिश्ते पे फ़र्क पड़ेगा, तुम्हारी बदनामी होगी। होटल है, हम लोग चार दीवारी के बीच रहेंगे, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग पहली बार ऐसा मिल रहे हैं, तो इसमें तुम्हें कोई झिझक, कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। काफ़ी टाइम तक ये समझाता है, इमोशनली सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करता है। अब अंत में वो महिला भी कहती कि चलो ठीक है, मान जाती हूँ। और अंत में 4 दिसंबर साल 2020 को सुल्तानपुरी, दिल्ली में एक जगह है, सुल्तानपुरी में एक होटल में ये दोनों फिर मिलने का फैसला करते हैं। फैसला करने के बाद फिर ये दोनों लोग आते हैं, अपने आईडी कार्ड पे फिर होटल में रूम लेते हैं। होटल में फिर ये दोनों बैठते हैं। फिर ये कहता है कि एक काम करो, अपने पति को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। अब उस पर वो महिला कहती है कि देखो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मेरे बच्चे भी हो गए हैं। अब देखते ही देखते ये दोनों बातचीत करते करते झगड़ा करने लगते हैं, और इसी झगड़े में इसका तो प्लान ही था, ये अपनी उस गर्लफ्रेंड का कत्ल करके वहाँ से फरार हो जाता है। अब गर्लफ्रेंड का कत्ल करता है, कत्ल करके फरार होता है। अब इसे पता था कि पकड़े जाएंगे, पहले तो इसने पैरोल भंग किया था, और दूसरा इसे बचना भी था, चूँकि एक पैरोल और एक पहले ही 302 में जेल और दोबारा फिर एक मर्डर, लिहाजा फिर ये दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश भाग जाता है। अब यूपी भागता है, यूपी में कुछ टाइम रहता है। इधर ये मामला जब पुलिस में गया कि सुल्तानपुरी के कोई होटल में इस तरह से कत्ल हो गया, तो पुलिस फिर मौके पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर चेक करती है कि कौन आया था, तो पता चलता है कि दीपक मलिक, जो पहले से पैरोल भंग कर चुका है, 302 का मुजरिम है, और उसने फिर एक और कत्ल कर दिया। तब पुलिस वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। अब इसकी खोजबीन शुरू होती है, और ये कभी यूपी भागता, कभी बिहार भाग जाता, कभी आंध्र प्रदेश, कभी पश्चिम बंगाल। अब जगह बदल बदल कर लगभग 2 सालों तक इधर से उधर भागता गया। अब 2 सालों तक जब इसकी पहचान, इसकी खोजबीन पुलिस वाले करके थक जाते हैं और कहीं से भी इसका पता नहीं चलता, तो पुलिस वालों को भी लगता है कि चलो इस मामले को क्लोज़ करते हैं, किसी और मामले पे फोकस करते हैं। और ये मामला फिर देखते ही देखते थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है। और जब इस बात की भनक दीपक मलिक को लगी कि दीपक मलिक के बारे में अब पुलिस वाले खोजबीन नहीं कर रहे, पता नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अपनी जो ये बंजारों वाली ज़िंदगी थी उसको रोकता है और वापस अपने मंगोलपुरी के आर ब्लॉक में शिफ्ट हो जाता है। अब आर ब्लॉक में शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने के बाद वहीं पे रहने लगता है। धड़ल्ले से सो, ना कोई डर था ना कोई और बात थी, थोड़ा बहुत ये चौकन्ना जरूर रहता था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, और वक्त बढ़ने के साथ साथ इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और इसी पिछले मंगलवार, यानी आज संडे है, तो आज से 3-4 दिन पहले कायदे से देखें तो 4 या 5 तारीख को दिल्ली के जो टेक्निकल सर्विलांस है और उसके जो हेड कांस्टेबल हैं सुनील शर्मा, उनको एक इनपुट मिलता है। दरअसल कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर पास हुआ था, और इस ऑर्डर में कहा गया था, जो SIT इन सारी चीज़ों की क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, कि ऐसे लोगों को पकड़ो जो पैरोल भंग कर चुके, यानी पैरोल पे बाहर तो आए लेकिन फिर लौट के जेल नहीं गए, ऐसे लोगों को पकड़ो और वापस जेल भेजो। अब ये ऑर्डर जब पास हुआ तो फिर लिस्ट निकाली गई कि ऐसे कितने लोग हैं, तो उसमें एक नाम दीपक मलिक का भी था। तो इस हिसाब से भी और उस हिसाब से भी दीपक की खोजबीन फिर से शुरू हुई थी। और इसी बीच 4 या 5 तारीख को
टेक्निकल सर्विलांस को जो हेड कांस्टेबल सुनील शर्मा है, उनको इनपुट मिलता है कि जो दीपक मलिक है इसी मंगोलपुरी के एक सब्जी मंडी में खड़ा है। अब जैसे ही ये इनपुट मिला, फ़ौरन जो टेक्निकल सर्विलांस की टीम थी वो बाकायदा क्राइम ब्रांच को खबर करती है और क्राइम ब्रांच फिर अपनी टीम लेके वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद जैसे ये देखता है फिर ये भागता है, फिर जैसे तैसे करके इसको पकड़ा जाता है और इस समय ये हिरासत में है और इससे पूछताछ जारी है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आने वाले टाइम में आपको अलग अलग चैनलों पे भी सुनने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अपडेट ध्यान दीजिएगा कि किसने पहले सुनाया, नहीं तो फिर आप 2 दिन बाद अगर सुनेंगे तो संभवतः मेरे ही ऊपर लाछा लगाएंगे। चलिए, तो रही एक हंसी मजाक की बात। बाकी आप तो कितना प्यार देते हैं, कितना अपनापन है, कहाँ से उठा के मुझे कहाँ पहुँचा दिया। आज भी शुरुआत से जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास तब भी कोई शब्द था आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, ना आज भी कोई शब्द है। 0 से शुरू हुआ था, 15,000 पार आप लोगों ने कर दिया, वो भी देखते ही देखते। ना मुझे बहुत ऐसा था कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आपका प्यार था, आपने इतना आगे पहुंचाया, तो क्या ही कहूँ। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि ऐसी कौन सी आग है जो इनविजिबल होती है, यानी आग जले और आपको दिखाई न दे। आमतौर पे जब आग जलती है तो बाकायदा दिखाई देती है, उसकी लपटें दिखाई देती हैं, कहीं पीली, कहीं नीली, कहीं लाल रोशनी दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कौन सी आग है? तो इस सवाल का सही जवाब है कि जब आग का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, यानी 400 डिग्री सेल्सियस के पहले पहले आग लगभग इनविजिबल होती है। क्योंकि आग का खुद का ना कोई कलर होता है, ना ही कुछ और होता है। लेकिन इसके बाद जब आग जलने लगती है और आसपास की गैसों से इसका रिएक्शन होता है 400 डिग्री के बाद, खासकर ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से भी कभी कभार थोड़ा बहुत बॉन्ड बन जाता है, तब जाके ये आग दिखाई देने लगती है। और ऐसी आग जैसे आप प्योर एल्कोहल जलाएं, प्योर सैनिटाइज़र जलाएं, तो लगभग ये आग इनविजिबल होती है, क्योंकि ये आग जो है बहुत कम तापमान पे जलती है। तो इस सवाल का जवाब दिया है जे थॉमस जी हैं, लोगन सान जी हैं, सोहेल खान जी हैं, आतिक इकबाल जी हैं, आनंद जी हैं और अमित गरार जी हैं और एक कोई कुमार जी हैं, मुरानी कुमार जी हैं। आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया, तो आप सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और ये सवाल मुझे याद है जब मेरे कुछ 100 सब्सक्राइबर थे तब मैंने पूछा था, लेकिन आज सब्सक्राइबर 15,000 पार हैं और लोग ज़्यादा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सवाल को एक बार और रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये सवाल है कि अगर मोबाइल की दुनिया की बात करें तो एक सबसे मजबूत मोबाइल जो आज तक हम लोग मानते हैं, हम हिंदुस्तानियों के दिल के जो बेहद करीब है, नोकिया मोबाइल। अगर बचपन में हम लोगों ने देखा तो पहले नोकिया ही देखा, उसकी मजबूती, उसकी ड्यूरेबिलिटी की जो गाथाएं हैं आज भी हम लोग सुनते हैं। अब मेरा आज का सवाल है कि ये जो नोकिया कंपनी है, ये मोबाइल तो बनाती है, लेकिन इससे पहले ये क्या बनाती थी? यानी मोबाइल से पहले भी नोकिया कंपनी कुछ और बनाती थी। तो इस बारे में अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसी कहानियों में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ रात 10 बजे मुझे सुन सकते हैं। मेरी कहानियों को, मेरे इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ें मैं लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।